हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होती हैं गवर्नमेंट बजट के। ओके, गवर्नमेंट बजट बनाती है तो उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, क्या मेन मोटिव होता है इन बजट बनाने के पीछे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में क्या करता है, क्या होता है कि जो भी अनस्टेबिलिटी हो, अनइक्वालिटी होती है, या कह सकते हैं कि इनइक्वालिटी होती है, उन्हें रिड्यूस करने की कोशिश करता है गवर्नमेंट। कैसे करता है, जो रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होती है और पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होती है, उनके बीच में डिफरेंसेस को कम करने के लिए रिच सेक्शन पे हायर टैक्सेस जो है लेविस किए जाते हैं, उनके ऊपर हाई टैक्सेस लगाए जाते हैं। और जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होती है उनके लिए जो है वो बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स जो है, गवर्नमेंट एम्यूनिटीज, वेलफेयर स्कीम्स, ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट की जाती हैं या सब्सिडीज दी जाती हैं पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। फिर हम लोगों ने सेकेंड वाला पढ़ा था कि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट बजट का रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या होता है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो भी हमारे गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए, उन रिसोर्सेज को बैलेंस करना, ऐसा गोल डिसाइड करना कि सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन दोनों में बैलेंस बना के चला जा सके। ठीक है, तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या होता है, टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट को डिसाइड करना होता है, गोल सेट करना पड़ता है सोशल वेलफेयर एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। ये होता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड ऑब्जेक्टिव है क्या, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जो थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का वो होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसका मतलब है कैसे अपनी इकोनॉमी को, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को स्टेबल रखा जाए। ये भी क्या होता है, गवर्नमेंट को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है, ये इस ऑब्जेक्टिव के लिए भी गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में मेन होता क्या है कि जैसे हमने देखा ना, कभी कभी किसी चीजों की प्राइस जो है बहुत ज्यादा हाई होने लगती है, कभी कभी किसी चीजों की प्राइस जो है बहुत लो होने लगती है। तो क्या होता है, ये जो प्राइसेस का जो ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होता है, जैसे हम कहते हैं प्राइस हाई हो गया, प्राइस लो हो गया, जैसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन आ गया या हम कहते हैं डिफ्लेशन आ गया, ये सारी चीजें ये आती किसकी वजह से है। देखो, ये हम लोग पढ़े हैं क्लास 11 के लास्ट वाले चैप्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स के, और अगर आप पीछे वाला यूनिट पढ़े होते तो उसमें और चीजें ये पढ़े होते इसके बारे में कि इफ एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, अगर एक कंडीशन होती है जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होता है और एग्रीगेट सप्लाई कम होता है ना, तो इसे हम बोलते हैं क्या, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। इसे हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। और जब भी इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड होता है तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि चीजों की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ने लगती हैं, किसी भी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होने लगती है। किस केस में, जब एक्सेस डिमांड की कंडीशन होती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए जो अपने एक्सपेंडिचर्स हैं, यानी कि गवर्नमेंट जितने खर्चे करती है कंट्री के या इकोनॉमी के या यहाँ के लोगों के भलाई के लिए, उन्हें वो रिड्यूस करती है, जिससे लोगों को जो है कम फैसिलिटी मिले, है ना। और उनके पास जो एक्सेस पैसा होता है उसको वो लेने की कोशिश करती है। कैसे लेने की कोशिश करती है, इंक्रीज करके टैक्सेस को। जब भी किसी लोगों के पास या जैसे हमने देखा था ना कि मॉनेटरी कंट्रोल करती थी आरबीआई, तो उसमें तो वो अलग अलग तरीका यूज करती थी मॉनेटरी कंट्रोल करने का, क्वांटिटेटिव मेथड्स पढ़े थे। उसी तरीके से गवर्नमेंट जो होती है वो भी क्या करती है, लोगों को जो एक्सेस पैसा है, अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाता है तो वो मार्केट में बहुत ज्यादा खर्चा करने लगते हैं। उस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट भी लेती है, आरबीआई भी लेती है और गवर्नमेंट भी लेती है। ये भी हम लोग अभी पीछे वाले यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या करती है, जब पैसा को कंट्रोल करना होता है ज्यादा पैसे को, तो टैक्स इंक्रीज कर देती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब लोगों के पास पैसा कम होता है तो क्या कर देती है, टैक्स को रिड्यूस कर देती है। यानी कि लोगों के पास तो वैसे ही पैसा कम है और हाई टैक्सेस दे देंगे तो उनके पास और भी पैसा नहीं बचेगा। तो इसलिए क्या करती है गवर्नमेंट, उस केस में टैक्सेस रिड्यूस कर देती है, यानी कि लोगों को कम से कम टैक्स पे करना पड़ता है और ज्यादा उनके पास सेविंग्स बच पाती है। तो जब भी एक्सेस डिमांड की कंडीशन होती है, एक्सेस डिमांड से देखो एक चीज से होती है, या इसको कह सकते हैं दो ही चीज, कि पहली चीज एक्सेस डिमांड की वजह से चीजों की प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगी, है ना।
सारी चीजें महंगी होने लगेंगी। तो हम बोलेंगे एक्सेस डिमांड की वजह से प्राइस राइज होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक्सेस डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट हो जाता है इकोनॉमी के अंदर। तो एक्सेस डिमांड जब भी एडी ज्यादा रहेगा एग्रीगेट सप्लाई से, प्राइसेस राइज होने लगेंगी, इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, जिनको कंट्रोल करने, और लोगों, इसका मतलब है क्या कि लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा आ गया, वो बहुत ज्यादा कोई सस्ते कम दाम की चीजों को भी बहुत ज्यादा ज्यादा पैसा देके परचेज कर रहे हैं, है ना। तभी ना उस चीज की प्राइस बहुत बढ़ने लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई एक सामान 50 रुपीज का मिल जा रहा है, लेकिन उस चीज की डिमांड अगर बहुत ज्यादा हो जाती है इकोनॉमी के अंदर, तो क्या हो जाता है कि हमारे पास क्वांटिटी तो लिमिटेड है, हमारे पास सिर्फ 3-4 यूनिट्स बचे हुए हैं, और कस्टमर खरीदने वाले 10 to 15 है, यानी 10-15 लोगों को वही 3-4 सामान चाहिए। तो उस केस में क्या होगा कि लोग जो हैं वो हाई प्राइसेस पे भी सामान को लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो बोलेंगे ये 50 का है, चलो मुझे दे दो, मैं तुम्हें 100 रुपी पे कर दूंगा। कोई दूसरा बोलेगा नहीं, मैं 150 पे कर दूंगा। तो प्राइसेस क्या होने लगी, सामान की बढ़ने लगी, क्योंकि सप्लाई कम चल रही थी, डिमांड ज्यादा चल रही थी। तो ऐसे केस में लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा भी होता है, और इसकी वजह से जब एक बार वो सामान वो 200 का बिकने लगेगा, तो फिर क्या करेगा, और आगे भी जो वो सामान जो है वो अब महंगा ही बिकेगा, या और सस्ता नहीं बिकेगा बाजार में, मार्केट में। तो गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है इस चीजों को, वहां पे अपने एक्सपेंडिचर जो है, दो तरीके से गवर्नमेंट के पास दो चीजें होती हैं। या तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर देती है, खर्चे कम कर देती है, जिससे वजह से लोगों को फैसिलिटी कम मिलेगी, है ना, उनके पास पैसा कम आएगा। दूसरी चीज है, या तो वो टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है। टैक्स इंक्रीज करने का मतलब है लोगों के पास जो भी उनकी इनकम होगी, इनकम का ज्यादातर हिस्सा तो वो टैक्स में दे देंगे, और बहुत ही कम जो है उनके पास एक्सपेंडिचर करने के लिए बचेगा। दूसरा क्या होता है कंडीशन, कि जब एग्रीगेट डिमांड कम होता है एग्रीगेट सप्लाई से, इस केस में लोगों के पास पैसा कम होता है ना। तो ऐसे में क्या करती है गवर्नमेंट, यहाँ पे अपने एक्सपेंडिचर्स पे इंक्रीज कर देती है, अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज कर देती है, यानी कि खर्चा ज्यादा करती है इकोनॉमी में वेलफेयर के काम के लिए, ये सारी चीजों के लिए। और दूसरी चीजें क्या करती है कि अपने टैक्सेस को, जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है पब्लिक से, उसे रिड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों के पास जो उनकी इनकम है उसका ज्यादातर हिस्सा एक्सपेंडिचर के लिए बच पाएगा, वो उसे जो है बाजार में यूज कर सकते हैं। समझ में आई बात। यही चीजें इसमें लिखी हुई है स्टेटमेंट बना के भी, कि गवर्नमेंट कैन ब्रिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दैट इज कंट्रोल फ्लक्चुएशंस। स्टेबिलिटी बनाने के लिए क्या करेंगे, जो उतार चढ़ाव हो रहा है प्राइसेस का, उसे फ्लक्चुएशन बोला जाता है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, जो जनरल प्राइस लेवल होता है। कैसे करेगी, टैक्सेस के थ्रू, सब्सिडीज के थ्रू, और अपने एक्सपेंडिचर्स के थ्रू। फॉर इंस्टेंस व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब जब कंटिन्यूअसली प्राइस राइज हो रहा होता है, गवर्नमेंट रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर। व्हेन देयर इज डिफ्लेशन, यानी कि प्राइसेस जो है कम हो रही होती है, चीजों की चीप मिल रही होती है ना, सप्लाई ज्यादा होता है तो हमें सस्ते से सस्ते सामान मिल जाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, रिड्यूस करती है टैक्सेस को एंड ग्रांट सब्सिडीज टू इंकरेज स्पेंडिंग बाय दी पीपल, ताकि लोग स्पेंड करें ज्यादा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करती है। इस केस में मनी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करती है, इस केस में मनी सप्लाई को रोकने की, कंट्रोल करने की कोशिश करती है, या डिक्रीज करने की कोशिश करती है। ये बात समझ में, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे लाती है गवर्नमेंट। ओके यस मैम। ओके ओके, है ना। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में अगर हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव, तो ये पॉइंट तो हमें लिखना ही होगा, लेकिन साथ में अंदर की चीजें बताएंगे कि दो तरीके से करती है। यहाँ क्या करती है, टैक्सेस इंक्रीज करेंगी, एक्सपेंडिचर रिड्यूस करेंगी। यहाँ क्या करेंगी, इनकम जो है इंक्रीज करेंगी एक्सपेंडिचर्स को, और टैक्सेस को रिड्यूस करेंगी। तो हम ये दो सिचुएशन है, इन्फ्लेशन और दूसरा है क्या, डिफ्लेशन। इन दोनों केस में गवर्नमेंट का क्या क्या एक्शन होगा, ये सारी चीजें लिख के हम बताएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट्स थे ऑब्जेक्टिव्स के, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये तीनों बहुत अलग से कई बार एग्जाम में, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो मिलेंगे ये पॉइंट, कि अलग से इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछ लेता है, किसी एक ऑब्जेक्टिव को समझाने के लिए बोल देगा, तो उसके अंदर हमें ये सब चीजें अच्छे से लिख के एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ओके। एंड अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स, तो फिर हमें पॉइंट लिख के फिर उसके अंदर थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, फोर्थ ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। तो गवर्नमेंट बजट इसलिए भी बनाया जाता है ताकि जितने भी पब्लिक इंटरप्राइजेस, जिसको हम पीएसयू कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी बोलते हैं, उनके मैनेज करने के लिए भी गवर्नमेंट बजट जो है प्रिपेयर किया जाता है। तो एक ये भी एम होता है गवर्नमेंट बजट बनाने का कि उसी से तो हमें पता चलेगा ना कितनी रेवेन्यू हमारी जनरेट हो रही है गवर्नमेंट की, और कितने खर्चे आ रहे हैं, कितनी चीजें इनको मैनेज करने के लिए कितनी जो है एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है, ये सारी चीजें पता चलती है। टू मैनेज पब्लिक इंटरप्राइजेस विच आर ऑफ नेचर ऑफ नेचुरल मोनोपोलीज, लाइक पब्लिक इंटरप्राइजेस क्या होती है, एक तरह से कह सकते हैं वो नेचुरल मोनोपोलीज होती है, क्योंकि अकेले सोल जो है गवर्नमेंट उसके ओनर होती है। जैसे रेलवे हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सारी चीजें। तो बजट प्रिपेयर किया जाता है इस ऑब्जेक्टिव से भी कि इनके इनके इन इंटरप्राइजेस के जो एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, रेलवेज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इनको मैनेज कर सके, जिससे कि गवर्नमेंट को फाइनेंशियल हेल्प मिल सके। अगर हम इन इंटरप्राइजेस को अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे, हम मीन्स गवर्नमेंट अगर अच्छे से मैनेज इसको नहीं करेगी, तो क्या होगा कि ये प्रॉफिट, ये जो इंटरप्राइजेस हैं, ये जो पीएसयूज हैं, ये लोग अच्छे से प्रॉफिट भी नहीं जनरेट कर पाएंगी। दो चीजें होंगी, एक तो अच्छे से प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाएंगे, दूसरी चीज ये कि इनसे जो फैसिलिटीज मिल रही हैं आम पब्लिक को, वो चीजें भी नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, जैसे रेलवे फैसिलिटी देता है अगर, तो रेलवे से एक दो काम है, उनको रेवेन्यू भी जनरेट करना है और सोशल वेलफेयर भी जो है वो दिखाना है कंट्री में कि हम सोशल वेलफेयर भी कर रहे हैं या सोसाइटी का वेलफेयर काम भी करना है। ये बात समझ में आई? तो इसको मैनेज करने Yes, के लिए ma'am. भी Yes, ma'am. गवर्नमेंट बजट की बहुत जरूरत होती है कि क्यों गवर्नमेंट बजट में पब्लिक इंटरप्राइजेस को मैनेजमेंट करना भी एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड रीजनल डिस्पैरिटी। एक और गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि किस तरीके से हम पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट या जो रीजनल डिस्पैरिटीज है, रीजनल डिस्पैरिटी मतलब पता है किसी को, कोई बताएगा? रीजनल डिस्पैरिटीज, आई थिंक हम लोग इंडियन इकोनॉमी में पढ़े थे क्या? नहीं भी पढ़े होंगे तो आगे पढ़ेंगे। रीजनल डिस्पैरिटी मतलब नहीं पता? ओके, रीजनल डिस्पैरिटी, रीजन मतलब तो पता है ना, अलग अलग जो रीजन होती है, एरिया होता है, कह सकते हैं। तो बहुत सारे जो कंट्री है पूरी हमारी हमारी जो पूरी कंट्री है उसमें क्या होता है, अलग अलग रीजन होते हैं, और हर एक रीजन, हर एक स्टेट अगर हम डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हमारा हर एक रीजन जो है वो इक्वली डेवलप्ड है? नहीं है, है ना? जितने भी कंट्री के अगर हम पार्ट्स डिवाइड कर देंगे, जैसे नॉर्दर्न एरिया हो गया, नॉर्दर्न रीजन हो गया, ईस्टर्न रीजन हो गया, सदर्न रीजन हो गया, या वेस्टर्न रीजन हो गया, तो ये सारी चीजें एक जैसे डेवलप्ड नहीं है, या एक तरीके से अंडर डेवलप्ड भी नहीं है, कह सकते हैं। तो ये जो रीजनल डिस्पैरिटीज होती है, यानी कि जो असमानता चल रही है रीजन्स में, है ना, और जो पॉवर्टी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है कंट्री में, ये सारी चीजों को रिड्यूस करना भी एक ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट बजट का। ठीक है, गवर्नमेंट बजट से हमें पता चलता है कि कहाँ पे कैसी सिचुएशन चल रही है, किस रीजन में किस चीज की कमी है, कहाँ पे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उस हिसाब से बजट को भी प्रिपेयर किया जाता है सो डैट हम इनको रिड्यूस कर सके। यही चीजें यहाँ लिखी हुई है कि to eradicate mass poverty and unemployment by creating employment opportunities। कैसे करेंगे मास पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट को हम दूर करेंगे? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके एंड प्रोवाइडिंग मैक्सिमम सोशल बेनिफिट्स टू द पुअर। इट एम्स टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज थ्रू इट्स टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी फॉर इंकरेजिंग सेटिंग ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं, यानी कि बहुत ही रिमोट एरियाज में होते हैं, बहुत आउटर एरिया में होते हैं, तो वहाँ पे जो है प्रोडक्शन यूनिट्स का डेवलपमेंट करके, वहाँ पे जो है नई फैक्ट्री सेटअप करके, इन सब तरीके से जो है रीजनल एक डिस्पैरिटी और न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके और सोशल बेनिफिट्स पुअर को प्रोवाइड करके हम अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी भी कर सकते हैं। सोशल बेनिफिट्स कैसे? जैसे कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करके, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करके,
तो जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको बेनिफिट मिलेगा। अगर उनको पढ़ाई कराया जाएगा फ्री में तो फिर वो पढ़ लिख के कुछ बनेंगे, तो कहीं जाके नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो उससे क्या होगा, रिड्यूस होगा, कम होगा कहीं ना कहीं। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है, टू रिड्यूस पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट एंड रीजनल डिस्पैरिटी। एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ गवर्नमेंट के बजट का एक सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो टू promote rapid and balanced economic growth so that the improved living standard of the people, economic growth implies इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जो इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना, तब जाके हम बोलेंगे कि मेरे पूरी ओवरऑल इकोनॉमी क्या हो रही है, ग्रो कर रही है या डेवलप कर रही है। ये बात समझ में आई। तो ये 6 ऑब्जेक्टिव थे गवर्नमेंट बजट के। ओके, 4 to 6 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर आएगा इसका क्वेश्चन तो हमें इसके पॉइंट अच्छे से याद करने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं उसके अंदर हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करके बताना है। इन केस अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है किसी एक ऑब्जेक्टिव को लेके, तो उसे हमें प्रॉपरली लिख के उसमें जो जो चीजें होती हैं, किस तरीके से उसको पूरा करता है गवर्नमेंट, वो सारी चीजें लिख के समझानी है। ठीक है, ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट पे। देखो टाइम है अभी, हाँ है। नेक्स्ट आते हैं, हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है क्या, कि जो गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर होता है, तो ये स्टेटमेंट हमने लिखा कि स्टेटमेंट करते हैं, और स्टेटमेंट को कैसे करते हैं, आइटम वाइज जो है लिखते हैं और बनाते हैं, और पूरे एक साल के लिए ऐसा करते हैं। तो कुछ ना कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स कह सकते हैं या स्ट्रक्चर कहते हैं। कहेंगे कंपोनेंट्स या स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं या कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो होते क्या क्या हैं, सबसे पहले अगर हम इसे बाइफरकेट करेंगे तो देखो 2 पार्ट में होगा। पहला होता है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल बजट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट होगा हमारा कैपिटल बजट, और दूसरा होगा, कोई बता सकते हैं क्या होगा, मत बताओ। Budget. Budget. हाँ, रेवेन्यू बजट। ठीक है, क्या जो हमारा गवर्नमेंट बजट होता है वो 2 पार्ट में मेनली जो है डिवाइड होता है, बाइफरकेट होता है। पहला है कैपिटल बजट, दूसरा है रेवेन्यू बजट। अब ये होता क्या है, कैपिटल बजट को कह सकते हैं ना कि जो कैपिटल मतलब कि जब हम लोग निवेश करते हैं तो जो बड़ी बड़ी अमाउंट के लिए जो बजट बनाते हैं ना, जो बहुत ही कह सकते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में या लार्ज अमाउंट अगर हमने यूज किया, या लंबे लंबे जो खर्चे हैं या जो रिसिप्ट्स हैं, उनकी बात होती है किसमें, कैपिटल बजट में, है ना। तो अगर हम लार्ज की बात करेंगे, चाहे वो हमारा रिसिप्ट हो यानी कि जो हमारे इनकम आ रहा हो वो हो, चाहे हमारा एक्सपेंडिचर हो यानी कि जो हम खर्चा कर रहे हैं वो हो, तो जो रिसिप्ट होती हैं और एक्सपेंडिचर होते हैं अगर वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में होते हैं ना, बहुत ज्यादा बड़े बड़े अमाउंट में होते हैं, तो उन चीजों को हम डालते हैं अपने कैपिटल बजट के अंदर। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जस्ट इसका उल्टा, जो हमारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं या जो हमारी छोटी मोटी इनकम होती है, हमारी का मतलब है गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो जो गवर्नमेंट की छोटी मोटी इनकम या छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो सारी चीजें रेवेन्यू बजट के अंदर आती है। ये बात समझ में आई? तो कैसे हम कह Yes, सकते हैं ma'am. कि जो कैपिटल बजट है इसके अंदर 2 चीजें कौन कौन सी आ रही हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स, यानी कि जो लार्ज अमाउंट में रिसिप्ट मिल रही है गवर्नमेंट को। और लार्ज अमाउंट में रिसिप्ट मिलती कैसे है, जब अगर गवर्नमेंट जो है कोई अपना एसेट, एसेट पता है क्या होता है, हाँ,
कोई अपनी प्रॉपर्टी कह सकते हैं, अगर अभी शॉर्ट में बताते हैं, अभी बताते हैं एसेट क्या होता है। प्रॉपर्टी है या कुछ है, उसको सेल करती है, तो कुछ ज्यादा पैसा अमाउंट जो है गवर्नमेंट के पास मिलेगा, तो हम कह सकते हैं ये कैपिटल रिसिप्ट हुआ। और ऑन द अदर हैंड अगर गवर्नमेंट लंबे लंबे खर्चे कर रही है, जिसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं, तो वो किस हेडिंग में जाएगा? वो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर की हेडिंग में। ओके। उसी तरीके से रेवेन्यू में जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं? उसमें हो सकता है रेवेन्यू रिसिप्ट, और दूसरा क्या हो सकता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि जब छोटे मोटे जो है रिसिप्ट मिलती है गवर्नमेंट को, किस फॉर्म में मिल सकती है, उसको अभी हम लोग बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। वो सारे जो रिसिप्ट मिल रही है, यानी कि जो पैसा मिल रहा है, आ रहा है, छोटा मोटा पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास, वो हो जाएगा क्या? रेवेन्यू रिसिप्ट। और जो पैसा जो है जा रहा होता है, एक्सपेंडिचर के तौर पे खर्चा हो रहा होता है, छोटा मोटा पैसा गवर्नमेंट का, वो हो जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बात समझ में आई? बोलो। यस मैम। यस मैम। ओके। तो फिर क्या करना है ना, हमें ये गवर्नमेंट बजट का स्ट्रक्चर पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा यही टॉपिक है। अब इस स्ट्रक्चर में भी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इधर से, कैपिटल बजट से। तो कैपिटल बजट को पढ़ने के लिए फिर हम लोग पहले इसमें कैपिटल रिसिप्ट पढ़ेंगे, देन कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे। ये सारी चीजें कंप्लीट होंगी, फिर हम लोग आएंगे रेवेन्यू बजट पे। रेवेन्यू बजट के अंदर हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ेंगे। ये इसके भी कुछ और टाइप्स होते हैं जो कि आगे चलते चलते बताएंगे। फिर उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे। ओके, ये हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू।